सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए इतने इम्पोर्टेंस वीडियो का अपलोड किया है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, मेरा ये मानना है। आज जो मैं आप लोगों के बीच जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो भी लोकवित्त यानी पब्लिक फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टैक्सेशंस का, करारोपण का, जिसमें हम लोग कर के प्रकार में हम लोग देखते हैं कि आनुपातिक और प्रगतिशील करों से आप क्या समझते हैं, दोनों में अच्छा कौन है, तर्क दीजिए। यानी प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में कौन बेटर है, इसके बारे में हम लोग आज के प्रश्न में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि आनुपातिक और प्रगतिशील करों से आप क्या समझते हैं, दोनों में अच्छा कौन सा है, तर्क दीजिए। अगर ये प्रश्न आपको लिखने के लिए आता है तो इसका स्टार्टिंग कैसे करना है मित्रों, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस जगह आपको थोड़ा सा ऐड करना होगा, यहाँ ऐड करना होगा, इस जगह क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए, सभी चीज़ आपको पता चल जाएगा क्या लिखना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ आपको कर की परिभाषा को देना है। इसके लिए आपको स्टार्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या से शुरुआत करना पड़ेगा, मैं आपको वीडियो में बता दे रहा हूँ, आप मेरी वॉइस को सुनिए और इसको नोट्स बना लीजिए। लोकवित्त के प्रमुख अवधारणाओं में सार्वजनिक आय एक प्रमुख अवधारणा है। चूंकि प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में सरकार को समाज के कल्याण के लिए कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और उसके लिए उनको व्यय करना पड़ता है, और उस व्यय को पूरा करने के लिए सरकार को सार्वजनिक आय की ज़रूरत होती है। और सार्वजनिक आय का स्रोत के रूप में सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है कर। ये लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, कर का परिभाषा क्या लिखेंगे, कर वह अनिवार्य भुगतान है, कर वह अनिवार्य भुगतान है जिसे किसी भी व्यक्ति को करना अनिवार्य होता है। अगर कोई व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता है तो उसे दंड का भागीदार होना पड़ता है या सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। कैसे स्टार्टिंग किए, लोकवित्त या राजस्व का एक प्रमुख अवधारणाओं में से एक है सार्वजनिक आय। वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में सरकार को कई प्रकार से सामाजिक कल्याण के लिए खर्च करना पड़ता है, और उस खर्च को पूरा करने के लिए जो राशि की ज़रूरत होती है उसके लिए सरकार को सार्वजनिक आय पर बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता है। सार्वजनिक आय के स्रोत के रूप में सरकार का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, कर है। कर को उनके स्वरूप, प्रकृति और उनको लगाने की विधि के आधार पर कई प्रकार से बांटा जा सकता है। ध्यान दीजिए, मैंने उतने चीज़ों को बताने के बाद सीधा हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, और मित्रों इस तालिका को आप बना दीजिएगा। करों के भार के आधार पर कर का वर्गीकरण, कर की दर के आधार पर वर्गीकरण, मूल्यानुसार कर तथा विशिष्ट कर, और लागू करने की सत्ता के आधार पर कर का वितरण। अब हमको देखिए, कर की दर के आधार पर कर का वितरण देखिए, अब हम लोग पहुंच गए, हमको पूछा गया है इसके बारे में तो हम वहां पहुंच गए। तो चूंकि अगर आप इसको बना दीजिएगा, इस टेबुलेटर या रेखा चित्र को, जो डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने इसको बताने का प्रयास किया है, इसको अगर एग्जाम में बनाते हैं तो बहुत ही बेटर होगा। अब देखिए, हम लोग कर की दर के आधार पर प्रगतिशील कर और अनुपातिक कर प्रणाली में पहुंच चुके हैं। अब हम लोग आते हैं आंसर से, कहां से शुरू करना है। देखिए, उतना लिखने के बाद आप सीधे यहां से पहुंच जाइए। करों की दरों के आधार पर कर को 4 वर्गों में बांटा जाता। देखिए, मैंने अभी जो बातें बताई उनको लिखने के बाद आप यहां सीधे पहुंच जाइएगा। करों की दरों के आधार पर कर को 4 वर्गों में बांटा जाता है। अनुपातिक कर प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रगतिशील कर प्रणाली यानी प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रतिगामी कर प्रणाली यानी रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, और अधोगामी कर प्रणाली यानी डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब हम लोग आते हैं अनुपातिक कर प्रणाली के बारे में लिखने के लिए। आनुपातिक करों के अंतर्गत आय के बढ़ने की दर
आय की बढ़ने पर कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि आय बढ़ने के साथ साथ करदाता द्वारा अदा किए जाने वाले कर की कुल राशि बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 10% है तो 10% ही है। हालांकि कर की राशि के रूप में जो चुकाया जाता है वो आय बढ़ने के साथ साथ जरूर बढ़ता है, लेकिन एक अनुपातिक दर से बढ़ता है। देखिए 1-1 हजार की दर से यहाँ वृद्धि हुई है। अगर हम लोग इसको रेखा चित्र में दिखाएंगे, अगर यहाँ टैक्स बेस को लिए यानी इनकम को लिए और यहाँ टैक्स रेट को लेंगे तो ये देखिए 10% पर फिक्स है। चाहे इनकम 10,000 हो, चाहे इनकम 20,000 हो, चाहे इनकम 30,000 हो, चाहे इनकम 40,000 हो, टैक्स की दर क्या है? सेम है। तो आप देख सकते हैं, इस रेखा चित्र को आप जरूर बना दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम यानी प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगतिशील कर को हम लोग दूसरे नामों से क्या जानते हैं? आरोही कर प्रणाली भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रेसिव टैक्स को हम लोग आरोही कर के हिंदी के रूप में भी बोलते हैं और प्रगतिशील कर भी बोलते हैं। आरोही कर के अंतर्गत आय में वृद्धि होने पर करों की दरों में भी तेजी से वृद्धि होती है। आरोही कर के अंतर्गत आय में वृद्धि होने पर करों की दरों में भी तेजी से वृद्धि होती है। साथ ही करों के रूप में अदा की जाने वाली कुल धनराशि भी क्या होती है? तेजी से बढ़ती है। यानी आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी तेजी से बढ़ती है। 10 से 15, 15 से 25 और 25 से 40। देखिए यहाँ 5% बढ़ा, यहाँ 10% बढ़ा और यहाँ कितने परसेंट बढ़ा? 15% बढ़ा। तो देखिए करों की दरों में भी यानी परसेंटेज ऑफ टैक्स जो होती है, टैक्स का जो रेट होता है वो भी प्रोग्रेसिव वे में बढ़ती है और इसके कारण आय बढ़ने के साथ साथ कर की राशि में भी जो भुगतान की जाती है वो भी बहुत तेजी से बढ़ती है। अब देखिए इसको अगर रेखाचित्र में बनाएंगे तो रेखाचित्र में आप इस तरह से बना सकते हैं। टैक्स बेस यानी आय और यहाँ टैक्स रेट है, तो देखिए वो तेजी से बढ़ रही है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का जो रेखा चित्र होगा वो इस तरह से आप बना सकते हैं। मित्रों, हालांकि प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्स के बारे में पूछा है, लेकिन आपको प्रतिगामी और अधोगामी कर के बारे में भी लिखना चाहिए। अवरोही कर जिसको रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं उसके बारे में भी थोड़ा लिख देना चाहिए। अवरोही करों के अंतर्गत आय की में वृद्धि के साथ साथ कर की दर घटती जाती है, यद्यपि आय वृद्धि के साथ साथ कर राशि में अवश्य वृद्धि होती है। देखिए कर आय जैसे जैसे बढ़ा है कर की दर में क्या हो रहा है? कमी पाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कर के रूप में जो राशि दिया जा रहा है वो बढ़ती है, आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, लेकिन बहुत मामूली दर से बढ़ती है। यहाँ 400 बढ़ा, यहाँ 100 बढ़ा, यहाँ तो काफी कम गति से बढ़ती है। इसको रेखाचित्र में अगर दिखाएंगे तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ह्रासमान आरोही या अधोगामी कर प्रणाली जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। जो कर अत्यधिक आरोही ना होकर हल्की आरोही होती है, जिनके कारण ऊंची आमदनियां उचित त्याग नहीं कर पाती हैं, ऐसे करों को समता के आधार पर ह्रासमान आरोही कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक निश्चित सीमा तक हल्का आरोही के बाद क्रमबद्धी हो सकती है, किंतु उसके बाद कर की दर समान हो सकती है। यानी आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर तो बढ़ती है, लेकिन कुछ देर के बाद आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर क्या होती है? स्थिर हो जाती है, समान हो जाती है। हालांकि कर के जो रूप में जो राशि दिया जाता है वो अवश्य बढ़ती है। तो ये देख लीजिए, आरोही कर अनुपातिक कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली, उसके बाद अवरोही कर प्रणाली और ह्रासमान आरोही कर प्रणाली के बारे में अगर आपको बताना पड़े तो आप इसको देख सकते हैं। और ह्रासमान आरोही या डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम के अंतर्गत देखिए कुछ देर तक तो कर की दर बढ़ती है, लेकिन उसके बाद क्या होती है? स्थिर हो जाती है। ओके, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इसी के आधार पर आप आंसर लिखेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी कर प्रणाली उपयुक्त है, कि भाई अनुपातिक कर प्रणाली उपयुक्त है या प्रगतिशील कर प्रणाली उपयुक्त है। तो देखिए, करों के भार को सम न्यायपूर्ण बनाने और आय के वितरण को समान करने के उद्देश्य से प्रतिगामी और अधोगामी कर प्रणाली उपयुक्त पद्धति के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते हैं। यानी रिग्रेसिव और डिग्रेसिव जो टैक्स सिस्टम है ये तो उपयुक्त नहीं है, दोनों को हम लोग रिजेक्ट कर दिए। अब बचा हमारे पास दो ही टैक्स सिस्टम, वो है एक है प्रोपोर्शनल और दूसरा है प्रोग्रेसिव यानी आनुपातिक और प्रगतिशील कर प्रणाली। अब इन दोनों की बात करें तो इसके संबंध में परस्पर विरोधी विचार पाए जाते हैं। यानी आनुपातिक कर प्रणाली और प्रगतिशील कर प्रणाली दोनों में परस्पर विरोधी विचार पाए जाते हैं।
परंतु भारत जैसे देश में कौन सा कर प्रणाली उपयुक्त है? प्रगतिशील कर प्रणाली उपयुक्त जान पड़ता है। अब हम लोग इसको जानने के पहले जानने के बाद हमको दोनों कर प्रणाली में हमको गुण और दोष को जरूर देखना चाहिए। आनुपातिक कर प्रणाली के गुण, यानी आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर समान रहती है, तो उनमें क्या गुण पाई जाती है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है सरलता, नियंत्रण, करदाताओं की सापेक्षिक स्थिति और न्याय की समानता। इन 4 तरीके से हम इनके गुण को देखने का प्रयास करते हैं। आनुपातिक कर प्रणाली का पहला गुण यह है कि यह सरल होती है, काफी सरल है। आय बढ़ रहा है फिर भी टैक्स की दर समान है, 10%, 10%, 10% है तथा सभी प्रकार की आयों पर समान रूप से लागू होती है। इसे जन साधारण आसानी से समझ सकते हैं और यह प्रणाली सरलता के नियम पर आधारित है। हालांकि यह सरल है ऐसा प्रतीत होता है। नियंत्रण, इस कर प्रणाली के अंतर्गत सरकार अनुचित रूप से कर की दरों में वृद्धि नहीं कर सकती है, यानी सरकार मनमाने तरीके से कर की दर नहीं बढ़ा सकती है। इसका कारण यह है कि सभी प्रकार की आयों पर निश्चित अनुपात में ही कर लिया जा सकता है। करदाताओं की सापेक्षिक स्थिति, प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने यह बतलाया था कि कर लगाने का उद्देश्य करदाताओं की सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन करना नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर आनुपातिक कर प्रणाली का समर्थन किया गया था, यानी करदाताओं की सापेक्षिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी आय बढ़े तो आय बढ़ने के साथ साथ कर के रूप में वे राशि का अधिक भुगतान जरूर करेंगे, लेकिन उनके सापेक्षिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस कर प्रणाली को उपयुक्त मान जाना पड़ता है। न्याय की समानता, अनुपातिक कर प्रणाली को न्याय तथा समता के सिद्धांत की दृष्टि से भी उचित माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कर का मौद्रिक भार आय के अनुपात में करदाता पर बढ़ता है। अनुपातिक कर प्रणाली के दोष, अनुपातिक कर प्रणाली की दोष, डिमेरिट्स ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्सेस। इन गुणों के बावजूद भी अनुपातिक कर प्रणाली को विशेष लोकप्रियता नहीं मिली। इन गुणों के बावजूद भी अनुपातिक कर प्रणाली को विशेष लोकप्रियता नहीं मिली। इस प्रणाली की आलोचना का मुख्य बिंदु उसका प्रतिगामी प्रभाव है, यानी आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर समान रखने पर क्या होता है, जो व्यक्ति का आय कम है वो अधिक कर के रूप में राशि का भुगतान करता है। हालांकि कर की राशि कम रहती है, लेकिन उसकी जो त्याग की जो कैपेसिटी होती है वो त्याग अधिक करता है बनिस्बत की उच्च आय वाले की तुलना में। ध्यान दीजिएगा, कम आय वाले व्यक्ति कर के रूप में, ऊंची आय वाले व्यक्ति के रूप में कर के रूप में जो त्याग करता है वो अधिक करता है। इसीलिए इसको प्रतिगामी प्रभाव के कारण अनुपातिक कर प्रणाली को हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं, इसीलिए इसको हम लोग आलोचना की जाती है। यह आय के वितरण में समता नहीं लाता है, न ही गरीब और अमीर वर्ग के बीच कोई भेद करता है, इसलिए इसे उचित नहीं मानते हैं। और इसका दोष क्या क्या है? गरीबों पर अत्यधिक भार, आनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत करों का बोझ उच्च आय के मुकाबले छोटी आय पर अधिक पड़ता है। वस्तुतः जिस गति से आय बढ़ती है, मुद्रा की सीमांत उपलब्धता उससे भी तीव्र गति से घटती है। ऐसे में इस कर पद्धति के अंतर्गत धनी व्यक्तियों की तुलना में निर्धन व्यक्तियों को अधिक त्याग करना पड़ता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। फलतः इससे करों के भार का समान और न्यायपूर्ण वितरण की आशा नहीं की जा सकती। गरीब अधिक कर का त्याग के रूप में अधिक राशि का त्याग करता है, जबकि धनी व्यक्ति कम त्याग करता है। अतः करों के भार का समान और न्यायपूर्ण वितरण की दृष्टिकोण से इसे हम उचित नहीं मान सकते हैं। लोच की कमी, आनुपातिक कर प्रणाली में लोच का अभाव पाया जाता है। इसमें आवश्यकतानुसार करों से प्राप्त आय में वृद्धि नहीं की जा सकती है। करों से प्राप्त आय में तभी आसानी से वृद्धि की जा सकती है जब इनकी दरों को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सके। किंतु आनुपातिक करों की दरें क्या होती है, निश्चित होती है। इसीलिए अगर हमको कभी भी कर के रूप में अधिक राशि की प्राप्त करनी होगी तो हम इसकी दरों में वृद्धि नहीं कर सकते आनुपातिक कर प्रणाली में, इसीलिए इसमें लोच की कमी पाई जाती है। अमितव्ययी, अनइकोनॉमिकल, आनुपातिक करें मितव्ययी नहीं होते हैं। इस प्रणाली में करों से प्राप्त आय कम रहती है तथा प्रशासन पर किया गया व्यय अपेक्षाकृत अधिक होता है। स्पष्ट है कि इस कर प्रणाली में मितव्ययता नहीं पाई जाती है। सिंपल है, इसलिए मितव्ययता नहीं पाई जाती है क्योंकि उच्च आय वाले कम कर के रूप में त्याग करते हैं और निम्न आय वाले अधिक कर के रूप में त्याग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अमितव्ययी है। जबकि कर के रूप में जो राशि प्रशासनिक व्यय करना पड़ता है, कर का कलेक्शन करने में, कर का संग्रह करने में राशि तो उतनी ही पड़ती है, लेकिन कर की दर, कर के रूप में जो राशि प्राप्त होती है वो अधिक हो सकती है, वो नहीं होती है, इसीलिए इसे अमितव्ययी कहते हैं। धन तथा आय की विषमता, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम, आनुपातिक कर प्रणाली में निम्न आय तथा उच्च आय वाले लोगों को समान दर से कर लगाए जाते हैं, इसलिए इससे धन और आय की असमानता बनी रहती है। धनी अधिक धनी बना रहता है और गरीब गरीब बना रहता है।
इस प्रकार आनुपातिक कर प्रणाली के कई दोष बताए जाते हैं। इन्हीं दोषों के कारण आधुनिक विचारधारा प्रगतिशील कर प्रणाली की ओर अग्रसर हुई है। ओके, अब हम लोग आते हैं प्रगतिशील करों के गुण, मेरिट्स ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेस। प्रगतिशील करों के मुख्यतः निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। अब प्रगतिशील कर प्रणाली अच्छा क्यों माना जाता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है त्याग की समानता। यह कर प्रणाली करारोपण के त्याग की समानता के सिद्धांत पर आधारित है। आप लोगों को मैं बता दूं, टैक्सेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थियरी है कि कर का भुगतान क्यों करना चाहिए, कर क्यों लगाना चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टैक्स का सिद्धांत है वो कर दे योग्यता का सिद्धांत, कर दे योग्यता का सिद्धांत या एबिलिटी टू पे थियरी ऑफ टैक्सेशन, यानी कर क्यों लगना चाहिए और कर कितना लगना चाहिए, कर कितनी किस दर से लगाना चाहिए, उसके लिए कर दे योग्यता का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है। यह सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उतना ही कर लेना चाहिए जितना उसकी कर देने की योग्यता होती है, जितना उसकी कर देने की योग्यता होती है उसी हिसाब से टैक्स लगाना चाहिए। अब बताइए प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या पाया जाता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दरों में तेजी से वृद्धि की जाती है। ये सिद्धांत, यह जो बातें हैं वो कर दे योग्यता सिद्धांत पर ही आधारित है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति का इनकम बढ़ता है उसकी कर देने की योग्यता में वृद्धि होती है और इसलिए उससे अधिक दर से टैक्स लेना चाहिए। तो अब बताइए त्याग की समानता है कि नहीं, क्योंकि धनी व्यक्ति जिसकी आय अधिक है वो अधिक टैक्स देने की योग्यता रखता है तो उसे अधिक दर से टैक्स लेना चाहिए, इसीलिए उसकी दर अधिक रखी जाती है, टैक्स की दर। तो यह कर प्रणाली त्याग की समानता पर आधारित है। आय में वृद्धि के साथ साथ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है, अतः अमीर वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग के लिए मुद्रा की उपयोगिता अधिक होती है। ऐसी स्थिति में कर का बोझ को समान रूप से बांटने के लिए, त्याग में समानता लाने के लिए यह आवश्यक है करों की दरें प्रगतिशील हो और आय बढ़ने के साथ साथ कर की दरों में तेजी से वृद्धि होनी चाहिए। इस प्रकार प्रगतिशील कर प्रणाली त्याग के समानता के सिद्धांत पर अनुकूल है, आधारित है। धन तथा आय का समान वितरण। अब देखिए धन तथा आय का कर लगाने के पीछे एक उद्देश्य यह रहता है कि हम धनी व्यक्तियों से अधिक कर लें और समाज में जो अमीर और गरीब के बीच का जो खाई है, गैप है, उसको कम किया जाए। तो इसी उद्देश्य से टैक्स अधिक आय वाले से अधिक दर से लगाया जाता है। तो प्रगतिशील करों के द्वारा बहुत अंश तक समाज की आय और धन के असमान वितरण को दूर किया जा सकता है। वर्तमान समय में अमीर गरीब के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। इस खाई को प्रगतिशील करों के द्वारा बहुत कुछ कम किया जा सकता है ताकि उसका उत्पादन पर बुरा प्रभाव ना पड़े। लोचपूर्ण। अब देखिए लोचपूर्ण क्यों माना जाता है। जैसे जैसे सरकार को कर के रूप में राशि की अधिक प्राप्ति करने की उम्मीद किया जाता है तो वैसे वैसे में सरकार क्या करती है, कर की दरों में वृद्धि करती है। तो ये अधिक लोचपूर्ण माना जाता है क्योंकि आवश्यकतानुसार कर की दरों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे युद्ध के समय या मंदी के समय सरकार को अधिक आय की जरूरत पड़ती है, ऐसे में सरकार कर की दरों में कमी भी कर सकती है और वृद्धि भी कर सकती है। यानी जब जैसा जरूरत पड़े, अगर अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति है तो सरकार कर की दरों में वृद्धि करके व्यापार चक्र में जो अस्थिरता आती है उसको दूर कर सकता है। वहीं अगर मंदी की स्थिति में है तो टैक्स की दर में कम करके सरकार क्या कर सकती है, अर्थव्यवस्था में आए उतार चढ़ाव को या व्यापार चक्र को क्या कर सकती है, स्थिर कर सकती है और आर्थिक स्थिरता की स्थिति में ला सकती है अर्थव्यवस्था को। मितव्ययिता। जैसे कि हम जानते हैं अधिक आय वाले अधिक टैक्स दे सकते हैं, उनकी योग्यता होती है, तो ऐसे में यह जबकि जो टैक्स कलेक्शंस के लिए जो सरकार को खर्च करना पड़ता है वो कम होता है, जबकि राशि कर के रूप में सरकार को अधिक प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको मितव्ययिता भी कहा जाता है। प्रगतिशील कर प्रणाली के अंतर्गत मितव्ययिता का सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। इसमें करों के वसूलने का खर्च प्राय समान बना रहता है। चूंकि कर की दरों में वृद्धि होने से आय में तो वृद्धि हो जाती है किंतु करों के वसूलने का खर्च जैसे का तैसा बना रहता है। अतः हम कहते हैं कर के रूप में कम के राशि कलेक्शन के रूप में सरकार को कम खर्च करनी पड़ती है, जबकि उससे आय की अधिक प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको मितव्ययिता भी कहा जाता है। सरकारी आय में वृद्धि। तो प्रगतिशील करों के द्वारा सरकार को अधिक आय की प्राप्ति होती है, इसको अधिक डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था में स्फीति की स्थिति आ गई है तो हम प्रगतिशील कर प्रणाली के द्वारा स्फीति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में लोगों के पास अधिक राशि की प्राप्ति आ गई है, मुद्रा की आय प्राप्ति हो रही है, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, टैक्स की दर बढ़ा करके उन लोगों से मुद्रा की राशि को अपनी ओर ले सकती है और इससे अर्थव्यवस्था में क्या होगी, अर्थस्फीति की जनक की स्थिति जो है वो
नियंत्रित होगी या स्फीति को दबाया जा सकता है। अधिक रोजगार, रोजगार कुल प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, अतः इसमें वृद्धि लाने के लिए विनियोग और उपभोग में वृद्धि आवश्यक है। निर्धन व्यक्तियों में सीमांत उपभोग प्रति धनी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती है, अतः मांग को बढ़ाने के लिए आवश्यक है धन को अमीरों की ओर से गरीबों की हस्तांतरित किया जाए। मांग में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ऐसे में प्रगतिशील कर प्रणाली के द्वारा ही संभव है, क्योंकि प्रगतिशील कर प्रणाली के द्वारा हम क्या करते हैं, धनी व्यक्तियों से अधिक टैक्स लेते हैं और निर्धन व्यक्तियों से कम टैक्स लेते हैं। कम टैक्स लेंगे तो निर्धन व्यक्ति लोग क्या करेंगे, अधिक मांग करेंगे। अधिक मांग करेंगे तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, उत्पादन अधिक करने की स्थिति आएगी। उत्पादन अधिक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रोजगार में वृद्धि करना होगा। और रोजगार में वृद्धि कैसे हुआ, प्रगतिशील कर प्रणाली के कारण हुआ। तो देखिए अधिक रोजगार को हम कैसे ला सकते हैं, प्रगतिशील कर प्रणाली के द्वारा लाया जा सकता है। आर्थिक स्थायित्व एवं विकास यानी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ अगर लाना है तो हमें प्रगतिशील कर प्रणाली जरूरत पड़ सकती है। प्रोफेसर टेलर के अनुसार आधुनिक समय में आर्थिक स्थायित्व तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए प्रगतिशील करों को अत्यधिक महत्व है। आर्थिक अस्थायित्व का प्रमुख कारण आय में अत्यधिक वृद्धि या कमी का होना है, जिससे मूल्य स्तर में भी उथल पुथल होता है। अतः यह आवश्यक है कि आय में अत्यधिक वृद्धि या कमी को रोका जाए। यह प्रगतिशील करों के द्वारा ही संभव है, क्योंकि इनकी दरों में वृद्धि के साथ क्या दरें कर आय में वृद्धि के साथ क्या होती है, बढ़ती है। अतः इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ अगर चाहिए तो प्रगतिशील कर प्रणाली उपयुक्त है। न्यूनतम सामाजिक हानि, लिस्ट सोशल डिसएडवांटेज, प्रायः कोई ऐसा कर नहीं है जिसके लगने से सामाजिक हानि अथवा व्यक्तिगत त्याग न होता हो, परंतु प्रगतिशील करों में कम से कम हानि एवं न्यूनतम व्यक्तिगत त्याग करना होता है। करदान क्षमता के अनुकूल प्रगतिशील कर प्रणाली करदान क्षमता के अनुसार कार्य करती है। इसके अंतर्गत अधिक आय वालों को अधिक भार एवं कम आय वाले व्यक्ति को कम भार वहन करना पड़ता है। इसीलिए टैक्सेबल कैपेसिटी यानी कर देय योग्यता का जो सिद्धांत है वो प्रगतिशील कर प्रणाली में लागू होती है। अब हम लोग आते हैं प्रगतिशील कर प्रणाली के दोष। प्रगतिशील कर प्रणाली के दोष, इस कर प्रणाली के कई दोष, हालांकि प्रगतिशील कर प्रणाली के कई गुण हैं और इसे उपयुक्त माना जाता है, लेकिन कई दृष्टिकोण से इसका आलोचना भी किया जाता है। वो आलोचनाएं क्या है, देखिए, मनमाने कराधान। प्रगतिशील करों की दरों को निश्चित करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसके लिए कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है। आय की वृद्धि के साथ साथ करों की दरों में कितनी वृद्धि हो, इसे तय करने का भी कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है कि आय बढ़ा, आय 10,000 से 20,000 हुआ तो हम 10% से 20% भी कर सकते हैं, 10% से 30% भी टैक्स कर रेट रख सकते हैं, या 40% भी कर सकते हैं। इसका कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है। अतः कर की दरें मनमाने ढंग से निश्चित की जाती हैं। सीमांत उपयोगिता की मान्यता, प्रगतिशील कर प्रणाली का औचित्य तो आय की घटती हुई सीमांत उपयोगिता पर आधारित है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता एक धनी व्यक्ति की तुलना में निर्धन व्यक्तियों को अधिक होती है। इसी प्रकार प्रगतिशील कर प्रणाली आधारित है, परंतु उपयोगिता क्या है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है और एक व्यक्ति की संतुष्टि की तुलना दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि से नहीं किया जा सकता। ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, अतः उसके आधार पर प्रगतिशील कर प्रणाली को औचित्य ठहराना सही नहीं जान पड़ता है। उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स की दर बढ़ती है। तो ऐसे में जो धनी व्यक्ति है वे क्या समझते हैं कि भाई मेरी जो अधिकांश आय है वो तो सरकार के पास चली जाती है, अतः क्या करेंगे, वे लोग बचत करने की क्षमता में कमी लाएंगे और इसका आगे चलकर विनियोग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। विनियोग कम होने से उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होने से रोजगार में कमी होगी और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की स्थिति आ जाएगी। अमितव्ययी भी कहा जाता है। ठीक है, कर छुपाने का भय, चूंकि प्रगतिशील करों की दरें ऊंची होती है अतः करदाताओं को टैक्स इवेजन की भावना पाई जाती है, यानी कर छुपाने का भय पाया जाता है। यानी वे लोग किसी न किसी तरीके से अपनी आय में वृद्धि को छुपाने का प्रयास करेंगे ताकि वे कर चुकाने से बच जाए, इसीलिए इसमें कर चोरी की संभावना पाई जाती है। अतार्किक, प्रगतिशील कर अंत में स्वयं को नष्ट करता है। यह कर प्रणाली तभी तक कार्यशील रहती है जब तक समाज में धन तथा आय के वितरण में असमानता रहती है। अव्यवहारिक, प्रगतिशील कर आरोपण को अव्यवहारिक माना गया है। वाद विवाद के आधार पर गतिशील कर सैद्धांतिक दृष्टिकोण से उचित माना जाता है, परंतु व्यक्ति की कर दे क्षमता का उचित और सही हिसाब न लगने पर यह निश्चित करना कठिन होगा कि इस सिद्धांत को किस प्रकार व्यवहारिक माना जाए। धन के संचय पर विपरीत प्रभाव, चूंकि आय बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ाई जाती है अतः समाज में धन बढ़ाने के बारे में लोग सोचते भी नहीं हैं। प्रगतिशीलता की दर निश्चित करना कठिन है। प्रगतिशील करों की दर को निश्चित करना भी एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसके लिए कोई स्पष्ट मापदंड नहीं पाया जाता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा, प्रगतिशील कर आरोपण में कर की चोरी की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है, जो कि धनी वर्ग की नैतिकता को गिराती है।
कर की चोरी को छिपाने के लिए बेईमानी और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। तो कहीं ना कहीं प्रगतिशील कर प्रणाली से चूंकि पाते हैं कि हम लोग जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर बढ़ती है, इसलिए लोग कर को छुपाने के लिए, कर न देने के लिए अपनी आय को छुपाने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं इससे भ्रष्टाचार होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टैक्स जो अधिकारी होते हैं वो टैक्स उनमें भी करप्शन पाई जाती है और धनी व्यक्तियों से वे क्या करते हैं, भ्रष्टाचार के रूप में राशि लेकर के, घूस लेकर के क्या करते हैं, उनकी कर को छिपाने का प्रयास करते हैं। तो ये ऐसा भी भ्रष्टाचार की स्थिति पाई जाती है प्रगतिशील करारोपण में। अब हम लोग अंत में आते हैं निष्कर्ष में। इस प्रकार प्रगतिशील करों के कुछ दोष भी बताए गए, लेकिन इन दोषों में से इसके महत्व में कोई कमी नहीं आती। ध्यान दीजिएगा, प्रगतिशील कर प्रणाली उपयुक्त है, मैंने बता चुका हूं और आपको बता रहे प्रगतिशील कर प्रणाली के कई दृष्टिकोण से आलोचना की जाती है, लेकिन इन दोषों के बावजूद भी इसके महत्व में कोई कमी नहीं है। प्रगतिशील कर यदि वैज्ञानिक तरीकों से लगाया जाए तो इसका बचत एवं उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुशल व एवं ईमानदार कर प्रशासन द्वारा कर अपवंचन को रोका जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अगर कुशल, एफिशिएंट और लॉयल हो तो अगर आय बढ़ने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति कर देने से बच रहा है, किसी तरह से वह कर का चोरी कर रहा है, तो उसे हम रोका जा सकता है। वास्तव में प्रगतिशील करों में एक अच्छी कर प्रणाली के प्राय सभी गुण जैसे न्यायशीलता, उत्पादकता, मितव्ययिता, लोचपूर्णता, आय की वितरण की असमानता को दूर करने की क्षमता आदि सभी विद्यमान पाए जाते हैं। यानी प्रगतिशील करों में एक अच्छी कर प्रणाली के जो भी गुण होते हैं, न्यायशीलता, आय की वितरण की समानता में कमी, आय के वितरण की असमानता में कमी लाना, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, मितव्ययिता, इकोनॉमिकल, लोचपूर्णता यानी आपको फ्लेक्सिबिलिटी, इन सभी गुण प्रगतिशील कर प्रणाली में पाए जाते हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय में सभी देशों में कर प्रणालियों में प्रगतिशीलता के सिद्धांत को अपनाया गया, यानी प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाया गया है। वस्तुतः आज विवाद यह नहीं है कि प्रगतिशील करों को अपनाया जाए या नहीं, बल्कि विवाद यह है कि करों में प्रगतिशीलता कितनी हो। ध्यान दीजिएगा, प्रगतिशील करों को अपनाया जाए या यह नहीं विवाद नहीं है। अनुपातिक कर प्रणाली तो एकदम उपयुक्त नहीं माना जाता है, परंतु प्रगतिशील करों को अपनाया जाए या नहीं ये विवाद का विषय नहीं। लेकिन टैक्स की दर की जो वृद्धि होती है, जैसे ये वृद्धि देखिए 10 से 15, 15 से आपका हो गया 25 और 25 से 40 हो, 10 से 15, 20 और 25 हो, या 10 से 12, 12 से 15, 18 और 50 हो। यानी देखिए ये सभी प्रगतिशील कर प्रणाली के ये तरीके हैं, लेकिन ये प्रणाली हो या ये हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अतः आधुनिक युग में प्रगतिशील कर एक सामान्य स्वीकृति सिद्धांत बन गया है और इस तरह से आप इसका एंड करेंगे मित्रों तो ये आंसर आपका एक बैलेंस्ड आंसर बन जाएगा और आपको एक अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो मित्रों मेरे वीडियो को आप बारीकी से देखिए और एक ही बार देखिए, बार बार देखने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा इससे कोई लाभ नहीं है मित्रों। आप एक बार ही अच्छी तरह से देखिए और नोट्स बना लीजिए और ध्यान दीजिए सीक्वेंस को, ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे मैं वीडियो में बात किया हूं, जैसे जैसे मैं उसका एक्सप्लेनेशन करता गया हूं, उसी तरह से आप इसको नोट्स बना लीजिए मित्रों, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो हम लोग सेफ जोन जाने के लिए, इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सेफ जोन में जाने के लिए अतिरिक्त प्रश्नों के जो सूची मैं लेकर आ रहा हूं और उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मित्रों, तो आप इसको भी देख लीजिए और आप इसका फायदा उठाइए। चलिए इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तैयारी को अच्छी तरीके से करें, तैयारी को मजबूती प्रदान करें और अपने उद्देश्यों में सफल हों और जेपीएससी मेंस में एक सीट रिजर्व हो आपके लिए, ये आपकी उद्देश्य होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपको अगले क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, जय हिंद।